हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के 7th वीडियो को। 7th वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोल प्रभाज की डिफिनीशन को समझेंगे और उसके फार्मूले को। तो चलिए मोल प्रभाज की डिफिनीशन की ओर चलते हैं। तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। हम क्या समझे कि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसे हम विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। वास्तव में हमें विलेय का मोल प्रभाज और विलयन का मोल प्रभाज अलग अलग दोनों की डिफिनेशन इसमें मिल जाएगी। तो पहले विलेय के मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं, फिर किसकी बात कर लेंगे, विलायक के मोल प्रभाज की। तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है वो विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज चाहिए तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या दो चीज होगी। विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। और विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब विलायक और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब यदि हमें विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो उसमें पहली चीज होगी विलायक और उसका अनुपात किससे निकालेंगे, विलयन के मोलों की संख्या से। तो कुल मिलाकर के इस डिफिनीशन से हमें दो चीज़ों का मोल प्रभाज निकलेगा, एक विलेय का और दूसरा विलायक का। तो चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। मान लेते हैं यदि किसी अभिक्रिया में, हम ये मान रहे हैं अपने से, यदि किसी अभिक्रिया में विलेय पहले लिए लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मैं बता दूं कि मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया में विलेय के मोलों की संख्या n1 तथा विलायक के मोलों की संख्या n2 हो तो हम क्या मान रहे हैं कि किसी विलयन में जो विलेय के मोलों की संख्या है वो n1 है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, n2 है। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या होगी, विलयन के मोलों की संख्या बराबर, हम लोग जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो यदि विलेय के मोलों की संख्या n1 है और विलायक के मोलों की संख्या n2 है तो विलयन के मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। क्योंकि विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। विलेय और विलायक मिलकर ही तो विलयन बनाए हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या यदि n1 है और विलायक के मोलों की संख्या यदि n2 है तो विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n1 प्लस n2। अब हमें दो सूत्र मिलेंगे, एक मिलेगा विलेय का मोल प्रभाज और एक मिलेगा विलायक का मोल प्रभाज। एक मिलेगा विलेय का मोल प्रभाज और एक मिलेगा विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो मोल प्रभाज की डेफिनेशन यहाँ पर है कि किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है।
मतलब यदि हमें विलेय का मोल प्रभाव चाहिए तो हमको पहले विलेय के मोलों की संख्या का विलयन के मोलों की संख्या से क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात। अनुपात मतलब उसका अपॉन में कर देना है। विलेय का मोल प्रभाव यदि हमें चाहिए तो हमको चाहिए होगा विलेय के मोलों की संख्या। पहले किसकी बात की गई है, विलेय, तो पहले किसका चाहिए होगा, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। तो अपॉन में क्या लिखेंगे, विलयन के मोलों की संख्या। विलयन के मोलों की संख्या। यदि हमें विलेय का मोल प्रभाव चाहिए, यदि हमें किसका मोल प्रभाव चाहिए, विलेय का मोल प्रभाव चाहिए, तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लिखना पड़ेगा विलयन के मोलों की संख्या। और यदि विलायक का मोल प्रभाव चाहिए तो बस जहाँ विलेय है वहाँ क्या हो जाएगा, विलायक। मतलब विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। तो कुल मिलाकर के मोल प्रभाज का फार्मूला ये बन गया। और मोल प्रभाज की डिफिनीशन क्या हो गई, ये देखिए, किसी विलयन में यदि हमको विलेय का मोल प्रभाव चाहिए तो किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। इसकी डिफिनीशन, इसके फार्मूले को थोड़ा इंग्लिश में चलिए हम लोग देख लेते हैं। मोल प्रभाज को ऐसे x से तो करते हैं। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को n1 से लिखे हैं तो विलेय के मोल प्रभाज को हम x1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और विलायक के मोलों की संख्या को हम किससे लिखे हैं, n2 से लिखे हैं। विलायक के मोलों की संख्या को n2 से लिखे हैं तो विलायक के मोल प्रभाज को भी हम किससे कर सकते हैं, x2 से। तो विलेय के सूत्र जो है तो इंग्लिश में चलिए देख लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या क्या रिप्रेजेंट किए हैं, n1 अपॉन विलयन के मोलों की संख्या को n1 प्लस n2। विलायक के मोलों की संख्या को n2 और विलयन के मोलों की संख्या को n1 प्लस n2। इस प्रकार से हम लोगों का विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला आ गया और विलायक के मोल प्रभाज का फार्मूला आ गया। तो कुल मिलाकर के मोल प्रभाज की ये डिफिनीशन है, ये थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज है और ये उसका क्या है, फार्मूला है। अब हम लोग इसके किसी एक एग्जाम्पल को उठाते हैं और उसको समझते हैं। हाँ, तो ये अपने पास एक हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। क्या क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में, जल है, विलयन नहीं है, ये जल है, जल 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 मतलब विलायक। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। क्लियर है कि जल है, जल मतलब पानी, पानी में क्या घुला है, NaOH। अब NaOH घुला है इसलिए NaOH विलेय है और जल में घुला है इसलिए जल क्या है, विलायक। कुल मिला के हमें विलेय दे दिया और विलायक दे दिया। तो क्या कहता है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो NaOH व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमको NaOH मतलब विलेय का मोल प्रभाज चाहिए और जल मतलब विलायक का मोल प्रभाज चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बात यह है कि हम लोग को मोल प्रभाज के लिए क्या सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है भाई, विलयन के मोल प्रभाज का विलेय के मोल प्रभाज का और विलायक के मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो हमको मोलों की संख्या चाहिए होगा, जबकि यहाँ पे जो दिया है ये मोलों की संख्या नहीं है। ये क्या है, ये ग्राम है, मतलब इसका भार है। किसका भार है, ये विलायक का। ये किसका है, ये किसका है, विलेय का। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहले हम लोग आराम से काम करेंगे। पहले हम लोग जो चीज़ दिया है वो चीज़ लिख लेंगे। दिया है विलेय का भार,
पहले विलेय लिख लेते हैं। विलेय का भार कितना, 4 ग्राम। और क्या दिया है, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया है भाई, 90 ग्राम। अच्छा, भार दिया, भार थोड़ा काम चलने वाला है, हमको विलेय का भार भले दिया, हमको विलेय के मोलों की संख्या चाहिए होगा, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या हम लोग कहीं पढ़े हैं ना, मोलों की संख्या कहाँ पढ़े हैं, मोलों की संख्या हम लोग पढ़े मोलरता में। कहाँ पढ़े हैं, मोलरता और मोललता दोनों में पढ़े हैं। तो मोलों की संख्या का क्या सूत्र होता था, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो बात यह है कि भार तो हमें मिला है, अणुभार की कमी है। तो चलिए पहले हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। विलेय का भार मिल गया, विलेय का अणुभार यदि मिल जाए तो भार बटे अणुभार लगा देंगे तो अब मोलों की क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। तो विलेय का भार मिल गया, अब क्या निकाल लेते हैं, इसलिए विलेय का अणुभार। तो विलेय थोड़ा सा पहचान जाए, विलेय है क्या, विलेय NaOH लिख लेते हैं कोष्टक में, जिससे फार्मूला लगाते बन जाए। विलेय NaOH का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अणुभार। क्या निकाल रहे हैं, अणुभार। मोलों की संख्या निकालनी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अणुभार निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार। तो चलिए अणुभार निकालते हैं। Na है ना, तो Na का भार कितना होगा, 23। O है तो O का भार 16, और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का भार 1। तो ये 16, 23, 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 40। ये हो गया विलेय का अणुभार। तथा अब जब विलेय का निकाल लिए तो विलायक का भी निकालने लगे हाथ। विलायक क्या है थोड़ा देख लें, 90 ग्राम जल में, जल है विलायक, जल मतलब H2O का क्या निकाल रहे हैं, अणुभार। H2O का अणुभार क्या होगा, तो हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। तो हम लोग विलेय का अणुभार निकाल लिए और विलायक का अणुभार निकाल लिए। अब क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को मोलों की क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या। चलिए पुनः मोलों की क्या निकाल लेते संख्या, इसे फार्मूला लगाते बन जाए। पुनः अब हम लोग पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। विलेय के मोलों की, भार मिल गया, अणुभार मिल गया, तो मोलों की क्या निकाल ले रहे हैं, संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को अभी किससे रिप्रेजेंट किए थे, N1 से। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, कैसे निकलेगी, तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए विलेय का भार, क्या फार्मूला बनेगा, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अब बताइए विलेय का भार कितना है, विलेय का भार यहाँ मिलेगा, कितना है, विलेय का भार 4 ग्राम। अब विलेय का अणुभार, तो ये विलेय का अणुभार कितना है, 40, मतलब 1/10। यदि नहीं भी करना चाहते 1/10 तो कर सकते हैं 0.1। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। चलिए, तो विलेय के मोल की संख्या निकल आई। अब किससे निकाल लेते हैं, विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या कैसे रिप्रेजेंट किए थे, N2 से। कैसे निकलेगा, तो निकलेगा विलायक का मोल विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार, विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। चलिए विलायक का भार बताइए, विलायक का भार ये लिखा है कितना, 90। विलायक का अणुभार बताइए, अणुभार, तो विलायक का अणुभार कितना है, 18। 18 पंचे 90, कितना आ गया, विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 5। विलेय के मोलों की संख्या आ गई, विलायक के मोलों की संख्या आ गई। विलेय के मोल प्रभाज के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के मोलों की संख्या चाहिए।
और विलायक के मोल प्रभाज के लिए विलायक के मोलों की संख्या और बटे में विलयन के मोलों की संख्या चाहिए। तो हम लोग विलयन के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं। विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या क्या होती है भाई, n1 प्लस n2। n1 कितना है 0.1 और n2 कितना आया 5, जोड़ने के बाद कितना हो गया 5.1। हमको अपने रिक्वायरमेंट की सभी चीज़ें मिल गई हैं। क्या क्या मिल गई, हमको सब मिल गया। विलेय के मोलों की संख्या मिल गया, विलायक के मोलों की संख्या मिल गया और विलयन के मोलों की संख्या मिल गया। अब हम पहले NaOH का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, मतलब विलेय का मोल प्रभाज, और फिर किसका मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, जल का मोल प्रभाज। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना हो तो। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम निकाल रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय मतलब क्या, NaOH। तब NaOH का मोल प्रभाज मतलब x1। NaOH का मोल प्रभाज मतलब विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय के मोल प्रभाज का क्या फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। हिंदी में मैं बोले दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि NaOH का मोल प्रभाज क्या होता है, NaOH मतलब विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को किस रिप्रेजेंट करते हैं, n1 से, और विलयन के मोलों की संख्या n1 प्लस n2 से। और n1 कितना है, ये देखिए कितना है n1 0.1, और n1 प्लस n2 कितना आया है 5.1। इसको पॉइंट हटा देते हैं, एक कदम इधर भी एक कदम इधर भी, तो 1 अपॉन क्या हो गया 51। ये आ गया हमारे NaOH का मोल प्रभाज। अब किसका चाहिए, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज मतलब किसका, विलायक का। और विलायक के मोल प्रभाज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x2 से। और विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n2 से, और विलयन के मोलों की संख्या को n1 प्लस n2 से। ये कितना आ गया 5, n2 कितना आ गया देखिए 5, और n1 प्लस n2 कितना है 5.1। पॉइंट हटाना है तो 0.1 कदम खिसका दीजिए, कितना हो जाएगा 51। यहाँ भी 0.1 कदम खिसका दीजिए, तो दशमलव के बाद कोई कदम नहीं, दशमलव यहाँ माना जाएगा अंतिम में, और दशमलव के बाद कोई कदम नहीं है तो एक कदम क्या मान लेंगे हम 0। तो 50/51 ये आंसर हो गया NaOH का मोल प्रभाज, ये आंसर हो गया जल का मोल प्रभाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।